कॉलेज से लौटते वक्त जब बाकी लड़के दोस्तों के साथ हंसी मजाक और कैफे में मस्ती कर रहे होते थे, उस समय मैं शहर की गली के कोने पर अपना छोटा सा बर्गर का ठेला लगाकर अपने अनाथ भाई बहनों का पेट पाल रहा होता था। मेरे पैरों में फटे हुए जूते थे, कपड़े साधारण और पुराने, लेकिन सपने आसमान से भी ऊंचे थे। लेकिन उस दिन जो हुआ उसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। एक छोटी सी बात पर प्रोफेसर साहब ने पूरी क्लास के सामने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, मुझे सबके सामने बेइज्जत किया और क्लास से बाहर निकाल दिया। उस पल लगा जैसे मेरी सारी मेहनत और हिम्मत एक झटके में बिखर गई हो। आंखों में आंसू और दिल में तूफान लिए मैं सीधे पास के मंदिर चला गया। वहां जाकर मैं भगवान की मूर्ति के सामने सिर झुकाकर बैठ गया, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा और फूट फूट कर रो पड़ा। तभी अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरी धड़कन तेज हो गई और सांस जैसे थम सी गई। मैं घबराकर पीछे मुड़ा और जो मैंने देखा उसने मेरी किस्मत की दिशा ही बदल दी। वह व्यक्ति कौन था? उसने मुझसे ऐसा क्या कहा कि मेरी टूटी हुई दुनिया पल भर में बदल गई? यकीन मानिए, उस एक पल ने मेरी जिंदगी का ऐसा राज खोल दिया जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इंसान के जीवन में किसी भी प्रकार का दुख आ जाए, वह हंसकर बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन कभी माता पिता के जाने का गम नहीं आना चाहिए। यह दुख औलाद को तोड़ देता है। सुबह सुबह मैं बरामदे में बिल्कुल खामोश पिताजी के पिंजरे को देख रहा था, जिसमें वह अपनी पसंद के कबूतर पाला करते थे। आज वह पिंजरा भी था, वे कबूतर भी थे, लेकिन पिताजी नहीं थे। उनके स्वर्गवास को आज पूरे 2 साल बीत गए थे, लेकिन मैं आज भी उसी मोड़ पर खड़ा था जहां मेरे पिताजी इस दुनिया में मुझे तन्हा छोड़कर चले गए थे। मेरी उम्र 20 साल थी, लेकिन जिम्मेदारियां एक 40 साल के मर्द जितनी मेरे कंधों पर डाल दी गई थी। मेरे 2 छोटे भाई बहन थे, जिनका पूरा खर्च मेरे जिम्मे था। मेरी विधवा माँ थी, जिनकी सेवा और देखभाल भी मुझे ही करनी थी। मैं अपने सपने भी पूरे करना चाहता था। मैं आईएएस की परीक्षा देना चाहता था और एक बड़ा अफसर बनना चाहता था, लेकिन मुझे लगता था कि मैं ऐसे सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा। कॉलेज से वापसी पर मुझे बर्गर और चाट का ठेला लगाना पड़ता था ताकि घर का गुजारा चल सके। इस दुनिया में अपनी पढ़ाई पर कैसे ध्यान देता, यह मेरी समझ से बाहर था। काफी देर तक मैं बरामदे में तन्हा बैठा कबूतरों को देखता रहा और फिर कॉलेज जाने के ख्याल से अपनी जगह से उठ गया था। मैं सख्त मेहनत करना चाहता था, मगर अपनी पढ़ाई किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। मेरे पिताजी भी मुझे उच्च शिक्षा दिलाना चाहते थे। उनका भी यही सपना था कि उनकी तीनों औलादों में से कोई एक संतान बड़ी होकर अफसर बने। मैंने मन में संकल्प कर लिया था कि अपने स्वर्गीय पिता का सपना पूरा करके रहूंगा। काफी देर तक मैं पिताजी के बारे में ही सोचता रहा और फिर अपना बस्ता लिए कॉलेज की ओर रवाना हो गया था। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं थे कि मैं कॉलेज किसी ट्रांसपोर्ट पर चला जाता। मैं पैदल ही तमाम रास्ता पार करता था। लगभग मुझे घर से कॉलेज जाने में 1 घंटा लग जाता था, मगर मैं बेबस था। अपने घर की देखभाल करने के लिए मुझे यह तकलीफ झेलनी थी। अभी मैं अपनी ही धुन में चल रहा था जब अचानक मुझे एकदम ठोकर लगी थी। वक्त रहते मैंने खुद को संभाल लिया था, वरना मैं मुंह के बल जमीन पर गिरता। लेकिन इस दौरान मेरा जूता फट गया था। मैं जमीन पर वहीं बैठ चुका था। जूता फटने के कारण मेरे अंगूठे पर बहुत गहरी चोट आ गई थी। मैं वहीं फुटपाथ पर बैठकर कुछ पल दर्द सह रहा था और फिर कुछ देर के बाद अपना सिर झटक कर खड़ा हो गया था। दर्द बर्दाश्त करने का भी मेरे पास समय नहीं था। अगर मैं यहीं बैठा रहता तो क्लास मिस हो जाती और मैं अपनी किसी भी क्लास को मिस नहीं कर सकता था। मैं कोचिंग सेंटर नहीं जाता था, इसलिए मुझे अपनी सारी पढ़ाई कॉलेज से ही कवर करनी होती थी। एक लंबी दूरी तय करके मैं कॉलेज पहुंच गया था। मेरी सोच के मुताबिक मेरा दोस्त आकाश दरवाजे पर खड़ा मेरा ही इंतजार कर रहा था। मैंने फीकी मुस्कुराहट से उसे गले लगाया और हम दोनों क्लास की तरफ बढ़ गए। आकाश मेरी तरफ देखते हुए अचानक बोला, अर्जुन, तुम कुछ पैसे बचाकर अपने लिए नए जूते ले लो। ये काफी पुराने हो गए हैं और अब तो देखो ये फट भी गया है। वह मेरे जूते पर इशारा करते हुए बोला था।
कहने को मेरे पास बहुत से जवाब थे, लेकिन मैं किसी को कोई जवाब नहीं देता था। बस सिर झुकाकर हामी भर दिया करता था। हम क्लास में दाखिल हुए तो तमाम छात्र अपनी अपनी जगहों पर बैठ चुके थे। सिर्फ प्रोफेसर के आने का इंतजार किया जा रहा था। मैं और आकाश भी पिछले हिस्से की तरफ जाकर बैठ गए थे। जूता फटा हुआ था, यूनिफॉर्म भी कुछ खास नहीं थी, इसलिए मैं पिछली सीट अपने लिए चुनता था। कुछ पल गुजरे और टीचर क्लास में आ गए। तमाम छात्रों के साथ मैं भी उनके स्वागत में खड़ा हो गया था। उनको नमस्ते किया, जबकि वह सबको बैठने का इशारा करके किताब निकालने का हुक्म दे रहे थे। मैं पूरी तरह बोर्ड की तरफ ध्यान दे रहा था जब अचानक उन्होंने मुझे खड़े होने का इशारा किया। मैंने हैरान होकर उनकी तरफ देखा कि अचानक उन्हें क्या हो गया है, और जबकि मैं पीछे बैठा हुआ था। वह मुझे देखते हुए सख्त लहजे में बोले, बाहर आओ। उनका यह अंदाज मेरी समझ से बाहर था। अभी कुछ देर पहले तो वह बिल्कुल ठीक थे, फिर अचानक सर को क्या हो गया। मैं खामोशी से अपना कॉलर ठीक करके बाहर आ गया था। वह मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए दहाड़ कर बोले थे, ये क्या लिबास पहनकर आए हो तुम? यह कॉलेज है या फिर कोई फैशन पार्टी? पैंट दूसरी, कॉलर फटा, शर्ट गंदी, और जूतों का हाल देखा है तुमने? क्लास इस तरह से ली जाती है? उनका अंदाज मेरा सिर झुका गया था। वह बिना लिहाज के पूरी क्लास के सामने मुझे लताड़ रहे थे। मैं हर शिक्षक को यह सबक देना चाहता हूं कि हर बच्चा एक जैसे दिमाग का नहीं होता। हर बच्चे की जेब एक जैसी नहीं होती। हमारे समाज के शिक्षकों को चाहिए कि जो बच्चा आपकी नजरों में खटक रहा हो, उससे अकेले में बात कर लें, क्योंकि उसके दिल में क्या चल रहा है, वह किस दर्द से गुजर रहा है, आप नहीं जानते। मैं बिल्कुल खामोश रहा था और मैंने कुछ नहीं कहा था। वह मुझे देखते हुए मजीद बोले, मेरी क्लास में तुम इस तरह के लिबास और इतने गंदे जूतों के साथ नहीं बैठ सकते। मैं एक उसूल पसंद इंसान हूं। कुछ दिनों पहले तुम्हें मैंने एक बार चेतावनी दी थी कि अपने बाल ठीक करो, लेकिन तुम मेरी बात अनसुनी कर दी और आज फिर तुम मेरे सामने इस हाल में खड़े हो। मैं इस बार भी कुछ नहीं बोला। मैं हर गुरु की इज्जत करता था। मेरे पिताजी अक्सर कहते थे कि शिक्षक रूहानी पिता होते हैं, उनको एक बाप की तरह इज्जत देनी चाहिए। वह और बोले, आप क्लास से बाहर जाइए। अगर आपके पास जूते आ जाएं और ये गंदी यूनिफॉर्म बदलने के पैसे आ जाएं, तब तुम मेरी क्लास में आना, वरना मैं आप जैसे नालायक छात्र को अपनी क्लास में बैठने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता। एक पल के लिए मेरा दिल किया कि मैं उन्हें कहूं कि आप मेरी तमाम टेस्ट कॉपियां देख लें कि मैंने कैसी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन मैं बिना वजह किसी से नहीं उलझता था। पिताजी के स्वर्गवास के बाद मुझे बिल्कुल चुप्पी लग गई थी। मैं चुपचाप बाहर आकर लॉन में बैठ गया था और शून्य में घूरने लगा था। काफी देर तक मैं खामोशी से वहीं बैठा रहा और फिर घंटी बज गई। मुझे दूर से आकाश अपनी तरफ भागता हुआ नजर आया। मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। सिर्फ आकाश ही था जिसने मेरी गरीबी का कभी मजाक नहीं उड़ाया था, बल्कि हमेशा मेरे साथ खड़े होकर मुझे हिम्मत देता था। वह मेरे पास आकर गहरी सांस लेकर बोला, मैंने तुम्हें सुबह ही कहा था। मैं जानता हूं कि केमिस्ट्री वाले सर किसी कीमत पर नहीं मानते। तुमसे पहले भी वह 2 छात्रों को क्लास से इसी तरह जलील करके निकाल चुके हैं। मेरा कहना मानो, कुछ पैसे बचाओ और अपने लिए जूते खरीद लो। तुम लड़के हो, बाहर उठना बैठना होता है, इस तरह से कैसे गुजारा होगा? जबकि मैं खामोश रहा। हम दोनों कैंटीन की तरफ बढ़ गए ताकि कुछ खा पी सके। मैं सुबह नाश्ता करके नहीं आता था क्योंकि मेरी माँ को शुगर थी। सुबह सुबह अगर वह जाग जाए तो उनकी तबीयत सारा दिन निढाल रहती थी। इस बात का मुझे बहुत अच्छे से पता था। पिताजी के बाद मैंने अपनी माँ को बहुत संभाल कर रखा था। उनके अलावा मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं था जिसकी गोद में सिर रखकर मैं अपने दिल का हाल बता पाता। हम दोनों कैंटीन में दाखिल हुए तो आकाश ने 2 चाट ऑर्डर कर दी। मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले तो आकाश मेरे हाथ पर हाथ मारते हुए बोला, खबरदार, कल भी तुमने ही दिए थे, आज मैं दूंगा। जबकि मैं हंसकर रह गया। चाट लेकर हम दोनों ग्राउंड में आ गए। वह मेरे साथ बैठते हुए गंभीरता से बोला, मुझे समझ नहीं आता तुम IAS की परीक्षा कैसे दोगे? इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी होती है, मगर तुम ठेला लगाते हो,
सारा दिन वहीं गुजारते हो और रात भी काफी हो जाती है। मैं अक्सर इस बारे में सोचता हूँ। जबकि उसकी बात सुनकर मैं खामोश रहा। वाकई इस बात का मेरे पास भी कोई जवाब नहीं था, लेकिन मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा था। वह मेरा ख्वाब एक न एक दिन जरूर पूरा करवाएंगे। चाट खाकर हम दोनों वापस क्लास की तरफ रवाना हो गए। दूसरा पीरियड शुरू होने वाला था। इस बार मैं जानबूझकर कोने वाले हिस्से की तरफ बैठा था, ताकि टीचर्स मेरे पांव न देख सकें। पूरी क्लास के दौरान मैं काफी घबराया हुआ था। अगर उनकी नजर भी मेरे जूतों पर पड़ जाती तो मेरी यह वाली क्लास भी मिस हो जाती। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र था कि वह अपना पूरा ध्यान बोर्ड पर ही लगाए हुए थे। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला जा रहा था। तमाम क्लास मैंने कुछ इसी तरह ली थी और फिर छुट्टी के वक्त हम दोनों घर की तरफ रवाना हो गए थे। आकाश के पास बाइक थी। अक्सर वह मुझे घर ड्रॉप कर दिया करता था, लेकिन आज मैंने उसे मना कर दिया था। मेरा इरादा मंदिर जाने का था। मैं कुछ देर भगवान की शरण में जाना चाहता था। सुबह की बेइज्जती के बाद मेरा दिल बहुत भारी हो रहा था। ऐसा लगता था कि मैं किसी भी वक्त रो पड़ूंगा, इसलिए मंदिर की ओर चल पड़ा। हाँ, मुझे माँ की फिक्र सता रही थी कि वह मेरा इंतजार कर रही होंगी, लेकिन फिलहाल मैंने ईश्वर के दरबार में हाजिरी देना जरूरी समझा। मंदिर में दाखिल होकर मैंने एक तरफ अपना बस्ता रखा और जूते उतारकर हाथ मुंह धोने चला गया। पांव साफ करके मंदिर में मूर्ति के सामने जाकर खड़ा हो गया। धीरे धीरे मंदिर भरने लगा और शाम की आरती हो गई। पंडित जी ने जैसे ही घंटी बजाई, तमाम भक्त भगवान के दरबार में सिर झुकाए खड़े हो गए। आरती खत्म करके मैंने हाथ जोड़े। आंखों में आंसू ही आंसू थे। दिल परेशान था। ऐसा लगता था जैसे अभी उछलकर बाहर आ जाएगा। मैं ईश्वर को संबोधित करते हुए बोला, हे भगवान, हे मेरे पालनहार, हे मेरे मालिक, मेरे गुनाहों को माफ कर दे। तू जानता है कि मैं कितनी मुश्किल भरी जिंदगी गुजार रहा हूं। मुझे हिम्मत और हौसला दे। मैं बहुत परेशान हूं। दिल तड़प रहा है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ मिट्टी हो गया है। मेरे मालिक, तू ही ऐसा जरिया है जो मुझे वापस ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। मैं IAS की परीक्षा पास करना चाहता हूं, मगर मेरे पास इतनी धन दौलत नहीं है। लेकिन तुझ पर यकीन है कि तू सब करवा देगा। मेरे रिस्क में बरकत दे। मैं झाड़-झाड़ रोते हुए भगवान से अपनी हालत बयान कर रहा था। दिल चाहता था कि चीख चीख कर रो पड़ूं, लेकिन मैंने अपने आप को संभाल कर रखा था। काफी देर तक मैं अपनी आंखें बंद किए प्रार्थना करता रहा। मैंने जैसे ही प्रार्थना खत्म करके चेहरे पर हाथ फेरा, तब अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने गर्दन मोड़कर देखी तो सामने का नजारा देखकर मैं दंग रह गया था। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यहां मेरी उनसे मुलाकात हो सकती है। वह मेरी कलाई थामकर मंदिर के एक कोने में ले गए, जबकि मैं धड़कते दिल के साथ उनके बराबर में बैठ गया। वह मुझे देखते हुए बोले, काफी देर से देख रहा हूं, या रो क्यों रहे हो? मेरा सिर झुका हुआ था। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं सिर उठाकर उन्हें कुछ बता पाता कि भगवान ने मेरी मदद के लिए उन्हें भेजा था, या फिर ये भी मेरा मजाक बनाने आए थे। मैं कुछ भी समझ नहीं पाया था। मैं कुछ कहता इससे पहले ही उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, काका हूं तुम्हारा। क्या इतना हक भी नहीं रखता कि मैं तुम्हारे हालात जान सकूं? जानता हूं भाई साहब के जाने के बाद तुम टूटकर बिखर गए हो। घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है, लेकिन तुम कभी मेरे द्वार पर आकर मुझे यह नहीं बताया कि काका यह परेशानी है। क्या तुम मुझे अपना नहीं समझते? मेरे पास कहने के लिए बहुत सारी बातें थीं कि अगर आपको इतना ही दुख हो रहा था तो आप इन 2 सालों के दौरान खुद आ जाते। लेकिन मैंने न पहले कभी शिकायत की थी और न आज करना चाहता था। मैं पिताजी की तरह उनका बहुत सम्मान करता था। वह और बोले, बताओ रो क्यों रहे थे? किस किस्म की परेशानी है तुम्हें? तुम्हारे काका अभी जीवित हैं। जो भी परेशानी है मुझे बोलो। उनका बार बार कहना मुझे कुछ देर के लिए सोचने पर मजबूर कर गया और फिर मैं सिर झुकाकर उन्हें अपनी शिक्षा के खर्चों की परेशानी बताने लगा कि मैं IAS की परीक्षा देना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुझे धन चाहिए। घर का गुजारा ठेले के जरिए हो रहा है, लेकिन पढ़ाई का खर्च उठाना मेरे बस की बात नहीं है। बस यही वजह है जो मुझे परेशान कर रही है।
पिताजी मुझे अफसर बनाना चाहते थे और यही ख्वाब लेकर वह इस दुनिया से चले गए। बस मेरी दिल्ली ख्वाहिश है कि मैं अपने पिता का यह अरमान पूरा करूं। मेरी बातें सुनकर काफी देर तक वह खामोश रहे और फिर मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, भगवान तुम्हारा साथ दे। मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी मुश्किलें हल हो जाएं। अब मुझे इजाजत दो, आज देर हो रही है। उनका अचानक से बदलता हुआ व्यवहार मेरी समझ से बाहर था। मुझे लगा था कि हो सकता है वो मेरी मदद करेंगे, लेकिन आजकल के जमाने में इतने बड़े दिल के लोग कोई नहीं होते। अपना सगा खून भी ऐसे वक्त में सफेद पड़ जाता है। भला मैं उनसे क्या उम्मीद लगा बैठता। मैं भी अपना सिर झटक कर घर की तरफ रवाना हो गया। मेरी सोच के मुताबिक मेरी माँ दरवाजे के पास ही खड़ी काफी परेशान हो रही थी। पिताजी के निधन के बाद वो मेरी हर खबर रखती थी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, कितने बजे घर लौटूंगा, मैंने खाना खाया है या नहीं। सब कुछ ऐसा लगता था जैसे वह मुझे एक छोटा बच्चा समझकर पाल रही हो। मैं उनकी इस चिंता को बहुत अच्छे से समझता था। मैं अंदर दाखिल हुआ तो वह मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, अर्जुन, हद करते हो। तुमने घड़ी देखी है? 1:30 बजे तुम घर लौट आते हो, आज 2:30 बज गए हैं। तुम्हें अपनी माँ का जरा भी ख्याल नहीं। कहाँ थे तुम? वह पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली थी, जबकि मैं एक ही सांस में पूरा गिलास पी गया और उनको देखते हुए शांत लहजे में बोला, मंदिर चला गया था, वहां काफी देर हो गई। खैर, आप बताइए, दवाई ली आपने? जबकि वह सिर झुकाकर मेरे बराबर में बैठ गई और धीमी आवाज में बोली, कल रात को ही तुम्हें बताया था कि दवाई खत्म हो गई है, अब तुम लाकर दोगे तो खाऊंगी। जबकि मैं तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया। मेरे जहन से बिल्कुल यह बात निकल गई थी। माँ की दवाई के पैसे मैं महीने के शुरू में ही निकाल लिया करता था। मैं उनको देखते हुए बोला, मैं बस 10 मिनट में लेकर आया, आप मेरे लिए खाना गरम करें। जबकि वह तुरंत बोली, नहीं, पहले तुम खाना खाओ, उसके बाद जाना, दवाई आती रहेगी। मगर मैं बेचैन हो गया था। मेरे पास अब माँ के सिवा और कोई रिश्ता भी नहीं था। मैं उनके मामले में बिल्कुल समझौता नहीं कर सकता था। उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए मैं तुरंत बाहर की तरफ बढ़ा और ठीक आधे घंटे के बाद उनकी दवाई लेकर हाजिर हो गया। वह अब भी परेशान थी। बहरहाल, मैंने अपनी आंखों के सामने उन्हें दवाई खिलाई और फिर खाना खाया। हर निवाले पर मैं भगवान का लाख लाख शुक्र अदा कर रहा था कि उस शक्ति ने पिता के मरने के बाद किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं दी थी। ईश्वर ने हमारा दस्तरखान भरा ही रखा था। पूरा दिन सामान्य तरीके से गुजरा। पढ़ाई और पूजा पाठ करने के बाद मैं ठेले की तरफ रवाना हो गया था। काफी देर तक मैं आज हुई काका से मुलाकात के बारे में ही सोचता रहा। घर पर भी 1-2 बार मेरे दिल में ख्याल आया कि माँ को आज की मुलाकात के बारे में बताता हूं, लेकिन मैं फिर कुछ सोचकर खामोश हो गया। बिना वजह उनका दिल दुखेगा। अक्सर वह यही मलाल करती थीं कि तुम्हारे काका ने पलटकर पूछा तक नहीं कि तुम कहाँ हो, किस हाल में हो, ये कैसी जिंदगी गुजर रही है, वगैरह वगैरह। उन्हें परवाह ही नहीं है। यही वजह थी कि मैंने आज की बात भी टाल दी। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला जा रहा था। मैंने अपना ठेला रात के 12 बजे बंद कर दिया और घर की तरफ रवाना हो गया। थकान से मेरी कमर टूटने को थी। लगातार खड़े रहने के कारण मुझे अपना शरीर चूर चूर महसूस हो रहा था। मैं सीधा अपने कमरे में चला गया और लेटते ही गहरी नींद सो गया। अगली सुबह का सूरज पूरी चमक के साथ निकला। पूजा पाठ करके मैंने कबूतरों को दाना डाला और फिर कॉलेज जाने की तैयारी करने लगा। कुछ देर के बाद ही मैं अपना बस्ता वगैरह लिए कॉलेज की तरफ रवाना हो गया। लेकिन आज मैं जानता ही नहीं था कि मेरे साथ कैसा वाकया होने वाला है, मेरी जिंदगी किस तरह से बदलने वाली है। एक लंबी दूरी तय करके मैं कॉलेज पहुंचा तो आकाश इंतजार में ही खड़ा था। हम दोनों मिले और तुरंत क्लास की तरफ बढ़ गए। अभी मुझे बैठे कुछ देर ही गुजरी थी कि क्लास का CR मेरे पास आया और मुझे देखते हुए बोला, प्रिंसिपल ऑफिस में तुम्हें याद किया गया है। मैं परेशान होकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। ऐसा लगा जैसे मेरी सांस थम गई हो। प्रिंसिपल ऑफिस में बुलावे का मतलब हर छात्र जानता है। मैं CR को देखते हुए बोला, कोई बात हो गई है? सब ठीक है ना?
जबकि वह सिर हाँ में हिलाते हुए बोला, मेरे ख्याल में तो सब खैरियत है, बाकी तुम जाओगे तभी तुम्हें पता चलेगा। प्रिंसिपल ऑफिस से काफी देर पहले तुम्हारे लिए बुलावा आया था। मैं तुम्हारे आने का ही इंतजार कर रहा था। उसकी बात सुनकर मैं तुरंत उठा। आकाश भी मेरे साथ खड़ा हुआ। तब सीआर आकाश को देखते हुए बोला, सिर्फ इसे बुलाया गया है, तुम बैठ जाओ। मैंने आकाश को बैठने का इशारा कर दिया और खुद प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ चल पड़ा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैं लगातार एक ही प्रार्थना कर रहा था कि कल जिस तरह सर ने मुझे डांटा था, कहीं उस बारे में ना बुलाया गया हो। और क्योंकि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं थे कि मैं नए जूते और नया यूनिफॉर्म खरीद पाता। मैं अंदर दाखिल हुआ तो वहां प्रिंसिपल साहब के साथ एक आदमी भी बैठा हुआ था। मैंने उनसे इजाजत मांगी तो उन्होंने इशारे से मुझे अंदर बुलाया। मेरे अंदर जाते ही प्रिंसिपल साहब बोले, आपको कब से बुलाया हुआ है लेकिन आपको होश ही नहीं है। मैं सिर झुकाकर माफी मांगते हुए बोला, सर आने में थोड़ी देर हो गई थी, अभी सीआर ने बताया और मैं तुरंत हाजिर हो गया। सब खैरियत है ना? मेरा लहजा लड़खड़ा रहा था। मैं वाकई डर गया था। एक गरीब इंसान ऐसे वक्त में घबराता ही है। तब प्रिंसिपल साहब मुस्कुराते हुए बोले, दरअसल तुमसे मुलाकात मुझे नहीं, इन्हें करनी थी। ये तुम्हें स्कॉलरशिप देना चाहते हैं। मैं जो सिर झुकाए खड़ा था, हैरान होकर उनकी तरफ देखा। अचानक से यह सब मेरी समझ से बाहर था। मेरी निगाह अनजाने में उस अजनबी चेहरे पर गई जो मुस्कुराहट लिए मुझे ही देख रहे थे। वह मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोले, आप मिस्टर अर्जुन शर्मा हैं? मैंने सिर हिलाया तो वह बोले, मुझे आपकी काबिलियत के बारे में पता है। आप काफी होनहार छात्र हैं। मुझे मालूम हुआ है कि आप आईएएस की परीक्षा देना चाहते हैं। मैं आपके साथ हूं, आप बेफिक्र रहें। आपकी पढ़ाई का अ से लेकर झ तक का सारा खर्च मैं अपने जिम्मे लेता हूं। आप जैसे होनहार छात्र को आगे बढ़ना चाहिए। हमारे देश को आप जैसे ही युवाओं की सख्त जरूरत है। जबकि मैं हैरान था कि क्या भगवान ऐसी मदद भी भेज सकते हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था। वह मेरा हाथ दबाते हुए बोले, आपका नंबर मैंने सर से ले लिया है। आपको किसी भी तरह की परेशानी हो, आप मुझसे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वह मेरी तरफ एक विजिटिंग कार्ड बढ़ाते हुए बोले। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वह और बोले, आपको जूते, यूनिफॉर्म, किताबें सब प्रिंसिपल ऑफिस से ही मिल जाएंगी। फिलहाल आप ये बात अपने तक ही सीमित रखना, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जबकि मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उनका शुक्रिया कैसे अदा करूं, मगर वह इंसान मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहा था। मेरा कंधा थपथपाते हुए वह और बोले, अपना ख्याल रखना और कभी भी अपने सपने को बेमकसद मत समझना। अगर ईश्वर ने तुम्हारे दिल में यह बात डाली है कि तुम आईएएस की परीक्षा दो, तो तुम हिम्मत नहीं हारना। ये बोलकर वह जा चुके थे, जबकि मेरी हालत ऐसी थी जैसे शरीर में खून ही न हो। मेरे हाथ सुन्न हो रहे थे। ये इंसान कौन था जो फरिश्ते की तरह मेरी जिंदगी में आया था? प्रिंसिपल सर मुझे देखते हुए बोले, एसी साहब बहुत भाग्यशाली हैं अर्जुन की बैठे बिठाए आपको इतनी अच्छी स्कॉलरशिप मिल गई। यकीनन ये आपके कोई रिश्तेदार हैं या फिर निजी तौर पर आपको जानते हैं। जबकि मैंने इसमें भी कुछ नहीं बोला, बस खामोशी से शुक्रिया सर बोलकर क्लासरूम में आ गया। पूरा दिन इसी सोच में गुजरा कि वह व्यक्ति कौन था, उसने मेरी मदद क्यों की, उसे मेरी मदद करके क्या मिलेगा। इन सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। छुट्टी के वक्त भी मुझे एक दो बार फिर से प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया गया। मैं वहां पहुंचा तो मेरे लिए नए जूते, यूनिफॉर्म और नई किताबें रखी हुई थीं। सर बोले, ये उनकी तरफ से तुम्हारे लिए भेजा गया है, तुम इसे लेकर चले जाओ। जबकि मैं चुपचाप सारा सामान उठाकर बाहर की तरफ बढ़ गया। आकाश अपने घर जा चुका था, जबकि मैं पैदल ही अपने घर की तरफ रवाना हुआ। मेरी आंखें बार बार नम हो रही थीं। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था, मेरा कल मंदिर में इस तरह रोना क्या मेरे भगवान को पसंद आ गया था। मैं यह सोचकर एक बार फिर मंदिर की तरफ मुड़ा। ईश्वर का शुक्रिया अदा करके मैं खूब रोया, इतना कि मेरा शरीर हिचकियां लेने लगा। लगभग आधा घंटा प्रार्थना करने के बाद मैं घर गया। रोजाना की तरह मां ने मुझे खूब डांटा, तुम क्यों देर करते हो? एक बार मुझे अपनी शक्ल दिखा दिया करो, फिर पूजा करने जाया करो। लेकिन फिलहाल मैं चुप रहा। उन्होंने सामान के बारे में पूछा।
मैंने ऊपरी तौर पर बता दिया। माँ तो उस आदमी को हाथ उठा उठाकर दुआएं दे रही थी। वक्त गुजरता गया और वह आदमी बिल्कुल खामोशी से मेरी मदद ऐसे करता था कि मैं खुद दंग रह जाता था। वक्त गुजरा और मैं उस मोड़ पर आ खड़ा हुआ जहां आज मेरा आईएएस का इम्तिहान था। इस दिन का ख्वाब मैं बरसों से देखता आ रहा था। बर्गर का ठेला लगाना और फिर रात भर जागकर पढ़ाई करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। जो लोग भगवान पर भरोसा रखकर आगे कदम बढ़ाते हैं, ये वे कभी हारते नहीं। मैं परीक्षा केंद्र में बैठा काफी परेशान था। लगातार मंत्रों और भगवान का नाम जप रहा था कि मेरी मुश्किल आसान हो जाए, मेरा पेपर अच्छा जाए, मैं भी एक बड़ा अफसर बन जाऊं। कुछ देर बाद एग्जामिनर आ गए। सबको पेपर बांट दिए गए। मैंने जैसे ही पेपर देखा, मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। पर्चा मेरी सोच के मुताबिक आया था। वक्त गुजरता गया और पूरे 3 घंटे के बाद मुझसे पर्चा ले लिया गया, लेकिन मैं संतुष्ट था। मैंने बहुत बेहतरीन परीक्षा दी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। दिल ऐसा परेशान था कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अपने अनाथ भाई बहनों की जिम्मेदारी मेरे सिर थी, विधवा मां की जिम्मेदारी मेरे सिर थी, और अब मेरा यह ख्वाब मुझे दिन रात काम करने पर मजबूर कर गया था। मैं रात भर पैकिंग का काम किया करता था ताकि घर की समस्याएं हल हो सके, और फिर ईश्वर ने मेरी मेहनत और लगन का फल मुझे दे दिया। मेरा आईएएस क्लियर हो गया और उस दिन मैं मां के चरणों में गिरकर खूब रोया। ऐसा लगता था जैसे भगवान ने मुझे वह मुकाम दे दिया है जिसका मैं हकदार नहीं था। लेकिन आज मैं उस आदमी से मिलना चाहता था जिसने मेरी मदद की थी। उस डोनर से मिलना चाहता था जिसने मुझे स्कॉलरशिप दी थी। आज तक मैंने उस नंबर पर कॉल नहीं की थी। हमेशा मेरी जरूरत से पहले ही मुझ तक पैसे पहुंच जाते थे। आज पहली बार मैंने उस नंबर पर कॉल की। पहली ही बेल पर कॉल उठा ली गई और आगे से जो आवाज मुझे सुनने को मिली, वह मेरा पूरा अस्तित्व पत्थर का कर गई। वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि मेरे रमन काका की थी। हेलो, कौन बात कर रहा है? ये शब्द नहीं थे, बल्कि पिघला हुआ सीसा था जो मेरे कान में डाला गया था। इस पढ़ाई के दौरान जितनी नफरत मैंने अपने काका से की थी, उसका कोई मुकाबला नहीं था। हाँ, मैं कहता नहीं था, लेकिन मुझे बहुत दुख होता था। वह अचानक बोले, अर्जुन बात कर रहे हो? और यहां आकर मेरा बांध टूट गया। मैं हिचकियों से रोने लगा। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उनका गिरेबान पकड़कर झकझोर दूं कि आप इतने साल तक मेरी छुपकर मदद करते रहे, लेकिन आपने क्यों नहीं बताया? मैं कुछ कहता इससे पहले ही वह बोले, मैं जानता हूं तुम रो रहे हो। मैं यह भी जानता हूं तुम हैरान हो। बस इतना समझ लो, कुछ काम छुपकर की जाते हैं ताकि दुनिया ईर्ष्या न कर सके और लोग बातें न बना सके। मेरी दुआ है तुम बहुत कामयाब रहो। मेरे भाई का तुमने यह सपना पूरा करके मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। मैं मानता हूं अर्जुन, मैं तुम लोगों की दहलीज पर नहीं आता, लेकिन वजह भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उस दहलीज का अब सामना ही नहीं कर पाता जहां मेरा भाई रहता था। मुझसे देखा ही नहीं जाता वह खाली घर। लेकिन अब मुझे गर्व है कि तुम अफसर बन गए हो और अब पूरे बाजे गाजे के साथ मैं तुम्हारे पास आऊंगा। उनकी बात सुनकर मैं रोते रोते हंस दिया। मैं आप सबको एक सबक देना चाहता हूं। जिंदगी में बहुत से ऐसे लोग आपके आसपास मौजूद हैं जो आपसे दूर हैं, लेकिन वही आपके दिल के बहुत करीब होते हैं। बस आंखें खोलकर उन्हें देखें और उन्हें पहचानें। नफरत करना समस्या का हल नहीं होता। मोहब्बत करना जिंदगी का खूबसूरत पहलू होता है। काका की आवाज फोन पर सुनकर मेरी दुनिया ही बदल गई थी। वह नफरत जो पिछले 2 सालों से एक ठंडी दीवार बनकर मेरे और उनके बीच खड़ी थी, पल भर में आंसुओं के सैलाब में बह गई। मैंने फोन बंद किया और सीधा मां के पास भागा। जब मैंने उन्हें बताया कि मेरा चुनाव हो गया है और वह गुमनाम मददगार कोई और नहीं बल्कि पिताजी के छोटे भाई रमन काका हैं, तो मां की आंखों से भी ममता का समुद्र छलक पड़ा था। अगले ही दिन जब अभी सूरज की पहली किरण बरामदे में रखे पिताजी के पिंजरे पर पड़ी ही थी, बाहर एक काली चमकती हुई गाड़ी आकर रुकी। मैंने देखा तो काका गाड़ी से उतर रहे थे, लेकिन वह अकेले नहीं थे। उनके साथ एक युवा लड़की थी जिसके हाथ में मिठाई का डिब्बा और कुछ किताबें थीं।
अर्जुन! काका ने मुझे देखते ही गले से लगा लिया। उनकी आंखों में वह गर्व था जो शायद पिताजी की आंखों में होता। उन्होंने साथ खड़ी लड़की का परिचय करवाते हुए कहा, यह मेरी बेटी स्नेहा है, तुम्हारी छोटी बहन। ये पिछले 2 सालों से तुम्हारे हर टेस्ट, तुम्हारी हर मुश्किल पर नजर रखे हुए थी। इसी ने मुझे मजबूर किया था कि मैं तुम्हारी मदद खामोशी से करूं, ताकि तुम्हारी खुददारी, आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे। स्नेहा ने आगे बढ़कर मेरे सिर पर हाथ रखा और बोली, भैया पापा अक्सर रात को आपके ठेले के पास दूर गाड़ी खड़ी करके आपको मेहनत करते देखते थे और रोते थे। वह आना चाहते थे, पर डरते थे कि कहीं आप अपनी मेहनत न छोड़ दें। यह सोचकर कि अब सहारा मिल गया है। जहां खुशियां थीं, वहीं कुछ ऐसे चेहरे भी थे जिन्हें मेरी यह कामयाबी हजम नहीं हो रही थी। हमारे मोहल्ले का एक प्रभावशाली व्यक्ति, ठाकुर विक्रम सिंह, जिसका बेटा उसी कॉलेज में फेल हो गया था, मेरी इस प्रगति से जलता था। जब मेरी पोस्टिंग की ट्रेनिंग शुरू हुई तो अचानक एक रात हमारे घर पुलिस आ गई। आरोप यह था कि मेरे ठेले के लाइसेंस और जमीन के कागजात में हेराफेरी की गई है। ये एक साजिश थी ताकि मेरी सरकारी नौकरी पर आंच आ सके। वह रात मेरी जिंदगी की कठिनतम रातों में से एक थी, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था। सच्चाई की जीत के लिए काका ने अपने पुराने संबंधों और कानूनी समझ का इस्तेमाल किया। स्नेहा, जो खुद कानून की छात्रा थी, उसने रात भर जागकर मेरे तमाम शैक्षिक रिकॉर्ड और ठेले के कानूनी कागजात इकट्ठे किए। उन्होंने साबित कर दिया कि यह सब एक झूठा आरोप है। इस घटना ने मुझे एक बात सिखा दी कि दुश्मन कितना भी शक्तिशाली हो, अगर आपके पास सच्चाई और परिवार का साथ हो तो आप किसी भी तूफान का रुख मोड़ सकते हैं। ठाकुर विक्रम सिंह को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। कुछ महीनों बाद वह दिन आ गया जब मैं अपनी नीली बत्ती वाली गाड़ी में पुलिस प्रोटोकॉल के साथ अपने पुराने मोहल्ले में दाखिल हुआ। लोग हैरान थे कि वही लड़का जो बर्गर बेचता था, आज जिले का बड़ा अफसर बनकर लौटा है। मैं गाड़ी से उतरा, लेकिन मैं घर नहीं गया। मैं सीधा काका के घर गया, उनके पैर छुए और उन्हें जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर लाया। माँ दरवाजे पर खड़ी आरती की थाली लिए मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने अपनी अफसर वाली टोपी उतारी और पिताजी की तस्वीर के सामने रख दी। कबूतरों के उसी पिंजरे के पास खड़े होकर मैंने महसूस किया जैसे पिताजी वहीं कहीं मुस्कुरा रहे हों। जिंदगी में ठोकरें सिर्फ गिराने के लिए नहीं, बल्कि संभलकर तेज चलने के लिए आती हैं। रिश्ते कभी कभी दूर रहकर भी निभाए जाते हैं, बस देखने वाली आंख और महसूस करने वाला दिल चाहिए। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद अर्जुन को अपने ही जिले में असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया। ये एक सम्मान था, लेकिन वहीं एक पुराना कांटा उसकी राह में बिछ चुका था। कॉलेज का वही प्रोफेसर शर्मा, जिसने अर्जुन को फटे हुए जूतों की वजह से जलील करके क्लास से निकाला था, अब एक शैक्षिक घोटाले में लिप्त पाया गया था। किस्मत का खेल देखिए, जिस छात्र को उसने नालायक कहकर दुत्कारा था, आज उसी के सामने उसे अपनी फाइल लेकर पेश होना था। अर्जुन ने जब प्रोफेसर को अपने ऑफिस के बाहर इंतजार करते देखा, तो उसके जहन में वह बारिश वाला दिन और फटा हुआ जूता घूम गया। आकाश, जो अब अर्जुन का पीए बन चुका था, ने फुसफुसाते हुए कहा, अर्जुन, यह वही है, आज बदला लेने का समय है। लेकिन अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आकाश, कुर्सी की गरिमा बदला लेने में नहीं, न्याय करने में होती है। अर्जुन ने न केवल प्रोफेसर की बात सुनी, बल्कि मेरिट पर उनका काम भी किया, जिससे प्रोफेसर की आंखें शर्म से झुक गईं। अभी जिंदगी पटरी पर आई ही थी कि अर्जुन की मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल में इलाज के दौरान एक ऐसा मोड़ आया जिसने अर्जुन के पैरों तले से जमीन निकाल दी। डॉक्टर ने बताया कि मां को बचाने के लिए तुरंत बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है और डोनर का परिवार से होना जरूरी है। अर्जुन और उसके भाई बहनों का टेस्ट मैच नहीं हुआ। इस मौके पर रमन काका ने एक ऐसा खुलासा किया जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। उन्होंने रोते हुए बताया कि अर्जुन दरअसल उनके सगे बड़े भाई का बेटा नहीं है, बल्कि पिताजी ने उसे एक लावारिस हालत में सड़क किनारे पाया था और उसे अपनी औलाद से बढ़कर पाला था। यह सुनकर अर्जुन टूट गया,
लेकिन उसकी हिम्मत बनकर सामने आई स्नेहा। स्नेहा ने कहा, भैया खून का रिश्ता न सही, एहसास का रिश्ता तो है। मेरा टेस्ट करवाए, शायद मैं मां को बचा सकूं। और कुदरत का करिश्मा देखिए, स्नेहा का सैंपल मैच कर गया। इस घटना ने अर्जुन के दिल में काका के परिवार के लिए प्यार को अमर कर दिया। अर्जुन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल गरीबों के लिए करना शुरू किया। उसने शहर में एक ऐसा केंद्र स्थापित किया जहां उन छात्रों को मुफ्त कोचिंग और कपड़े दिए जाते थे जो आर्थिक स्थितियों की वजह से पढ़ नहीं पाते थे। एक शाम अर्जुन उसी पुरानी जगह पहुंचा जहां वह बर्गर का ठेला लगाया करता था। वहां एक छोटा बच्चा वैसे ही जूते पहने काम कर रहा था जैसे अर्जुन कभी करता था। अर्जुन गाड़ी से उतरा, उस बच्चे के पास गया और उसे नए जूते और अपना पेन उपहार में दिया। उसने मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा, मेरी सफलता का राज लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं, बल्कि वह फटा हुआ जूता है जिसने मुझे रुकना नहीं बल्कि दौड़ना सिखाया। कुछ साल बाद अर्जुन की छोटी बहन डॉक्टर बन गई और भाई ने फौज में कमीशन प्राप्त कर लिया। रमन काका और अर्जुन का परिवार अब एक ही बड़े घर में रहते थे। पिताजी का वह पुराना कबूतरों वाला पिंजरा अब भी बरामदे में मौजूद था, लेकिन अब वह वीरान नहीं था। वहां नए कबूतर चहचहाते थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि पीढ़ियां बदल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं। लेकिन अगर इरादा सच्चा हो तो स्वर्गवासी पिता के सपने मिट्टी नहीं होते, बल्कि हकीकत बनकर खुशबू फैलाते हैं। अर्जुन की जिंदगी के ये उतार चढ़ाव अभी खत्म नहीं हुए थे। कुदरत ने उसके लिए एक आखिरी और सबसे कठिन इम्तिहान बचाकर रखा था, जो उसे महज एक अफसर नहीं बल्कि एक जन नायक बनाने वाला था। अर्जुन की ईमानदारी शहर के बड़े माफिया सेठ धर्मपाल की आंखों में खटकने लगी थी। धर्मपाल ने अर्जुन को खरीदने की कोशिश की, लेकिन जब नाकाम रहा तो उसने अर्जुन के अतीत को ढाल बनाकर उसे बदनाम करने की साजिश रची। उसने अखबारों में खबरें छपवा दी कि अर्जुन ने आईएएस की कोचिंग के लिए रमन काका के जरिए काला धन इस्तेमाल किया है। विभागीय जांच बैठ गई और अर्जुन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। यह अर्जुन के लिए जूते फटने वाले दिन से भी ज्यादा तकलीफदेह पल था। वह एक बार फिर उसी बरामदे में बैठा कबूतरों को देख रहा था। उसे लगा कि उसके पिता की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जांच के दिन जब अर्जुन अदालतनुमा कमरे में दाखिल हुआ, तो वहां एक बूढ़ा व्यक्ति बैसाखी के सहारे खड़ा था। ये वही प्रोफेसर था जिसने अर्जुन को कॉलेज से निकाला था। अर्जुन हैरान रह गया जब प्रोफेसर ने पैनल के सामने बयान दिया, मैंने इस बच्चे को गरीबी की इंतहा में देखा है। इसके पास जूते खरीदने के पैसे नहीं थे, पर यह क्लास मिस नहीं करता था। जिस बच्चे ने भूख और जिल्लत के बावजूद अपना ईमान नहीं बेचा, वह अफसर बनकर भ्रष्टाचार क्या करेगा। मैंने ही इसके काका को फोन करके बताया था कि आपका भतीजा हीरा है, इससे जाया मत होने दें। प्रोफेसर की इस गवाही और रमन काका के दिए गए बैंक रिकॉर्ड ने अर्जुन को बाइज्जत बरी करवा दिया। अर्जुन ने बाहर निकलकर प्रोफेसर के पैर छुए तो उन्होंने उसे गले लगाकर कहा, आज तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया बेटा। जब अर्जुन दोबारा अपने पद पर बहाल हुआ तो रमन काका ने उसे पिताजी के पुराने कमरे में बुलाया। वहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी में एक छोटा सा संदूक था जो पिताजी ने मरने से पहले काका को सौंपा था। काका ने वह संदूक खोला तो उसमें अर्जुन के बचपन की एक तस्वीर, उसका पहला स्कूल मेडल और एक पत्र था। पत्र में पिताजी ने लिखा था, अर्जुन, अगर तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने मेरा सपना पूरा कर लिया है। मैं जानता था कि मेरी जिंदगी छोटी है, इसलिए मैंने रमन को वसीयत की थी कि वह तुम्हें तब तक सहारा न दे जब तक तुम खुद को साबित न कर दो। मैं तुम्हें बैसाखियों पर चलना नहीं, बल्कि अपने जख्मों के बावजूद उड़ना सिखाना चाहता था। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आया कि उसकी हर तकलीफ, हर ठोकर और हर आंसू दरअसल उसके पिता की दी हुई एक सीख थी। वक्त का पहिया घूमा और वह दिन आ गया जब अर्जुन के छोटे भाई की शादी थी। पूरा घर रोशनियों से जगमगा रहा था। अर्जुन, जो अब जिले का डीसी बन चुका था, अपने उसी पुराने कॉलेज के ग्राउंड में एक समारोह को संबोधित कर रहा था। उसने अपने पैरों में पहने महंगे चमड़े के जूतों की तरफ देखा
और फिर हॉल में बैठे सैकड़ों छात्रों की तरफ। उसने माइक संभाला और कहा, लोग कहते हैं कि पिता के जाने से साया खत्म हो जाता है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर पिता के उसूल जिंदा हों तो वह साया बनकर नहीं बल्कि ताकत बनकर आपके अंदर सांस लेते हैं। मेरी माँ की दुआ, काका की खामोश कुर्बानी और पिताजी का वे खाली पिंजरा ही मेरी असली ताकत थे। याद रखिए, आपके जूते फटे हों या लिबास पुराना, अगर आपका इरादा मजबूत है तो कायनात की कोई ताकत आपको अफसर बनने से नहीं रोक सकती। समारोह के बाद अर्जुन घर लौटा। उसने अपनी वर्दी उतारी और कबूतरों को दाना डाला। आज वह कबूतर आजाद थे और अर्जुन का दिल भी हर बोझ से आजाद था। उसने आसमान की तरफ देखकर एक सुकून भरी मुस्कान दी, जैसे वह अपने पिताजी को बता रहा हो, पिताजी, आपका बेटा हारा नहीं, दो जीत गया है। निष्कर्ष, जीवन की सबसे बड़ी पूंजी धन दौलत नहीं, बल्कि वह संकल्प है जो इंसान को मिट्टी से उठाकर सितारों तक ले जाता है। नफरतें अस्थायी होती हैं, लेकिन प्यार और कुर्बानी के निशान कभी नहीं मिटते।